चांद पर उतरा प्राइवेट कंपनी का चंद्रयान। उतरते ही भेजा चांद की अनोखी वीडियो। चंद्रमा पर सफल हुआ एक और ऐतिहासिक मिशन। अमेरिका ने कॉपी की भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग। जी हां दोस्तों, ये तस्वीर चंद्रमा पर लैंडिंग से ठीक पहले की है, जिसके बाद लैंडिंग के कई मुश्किल पड़ाव पार करके इस लैंडर ने चांद की सरजमी पर कदम रखा। लेकिन ये भारत का विक्रम लैंडर नहीं, बल्कि अमेरिकन कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट मिशन है, जिसने अपनी पहली ही कोशिश में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मिशन की सफलता में इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का बहुत बड़ा हाथ है? लेकिन कैसे? क्या इसने चंद्रयान 3 मिशन की नकल की? और आखिर क्यों अमेरिका का यह मिशन भविष्य में होने वाले सभी मून लैंडिंग मिशंस के लिए खास है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपको इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो और चंद्रयान मिशन सीरीज पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय इसरो जरूर लिखिए। दोस्तों, आज जब भी हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो किसी भी देश की सरकारी स्पेस एजेंसी का नाम लिया जाता है, क्योंकि मून लैंडिंग जैसे मुश्किल मिशंस को इसरो और नासा जैसी गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज ही कर पाती हैं। और दुनिया के 195 देशों में से सिर्फ अमेरिका, चीन, भारत, जापान और रूस जैसे सिर्फ 5 देश हैं जो मून लैंडिंग में सफलता हासिल कर पाए। लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज भी चांद पर पहुंचने लगी है। जी हां, अमेरिकन कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस के ब्लू घोस्ट लैंडर ने चांद पर कदम रख दिया और 2 मार्च के दिन ये लैंडिंग होते ही कंपनी ने बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि हम सभी ने लैंडिंग में सफलता हासिल की और अब हम चांद पर हैं। अब पिछले कुछ सालों में हमने कई सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस देखे हैं, लेकिन ब्लू घोस्ट लैंडर असल में कारनामा तो अब करने वाला है। तो क्या ये लैंडर चांद पर एलियंस को ढूंढेगा और इसमें वैक्यूम क्लीनर क्यों लगाया गया है? ये जानने के लिए पहले हम इस मिशन की टाइमलाइन को समझते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि ब्लू घोस्ट नासा के कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद प्राइवेट कंपनीज को चांद पर भेजना है। क्योंकि नासा इस वक्त अपने आर्टेमिस प्रोग्राम पर काम कर रही है, जिसके तहत अगले 10 सालों में चांद पर ह्यूमन कॉलोनी बसाई जाएगी, जिसमें कई इक्विपमेंट्स लगेंगे और दर्जनों साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को भी चांद पर भेजा जाएगा। इसलिए हर हफ्ते मून लैंडिंग मिशन लॉन्च किए जाएंगे और यह काम नासा अकेले नहीं कर सकता। इसलिए उसने फायरफ्लाई एरोस्पेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी को 10 ब्लू घोस्ट मिशन लॉन्च करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। साथ ही ये नासा इस कंपनी को $101 मिलियन का भुगतान भी करेगी। इस प्राइवेट अमेरिकन कंपनी ने अपने मून लैंडिंग मिशन की तैयारी 2021 में शुरू की थी। फिर मई 2024 में कंपनी ने अपने पहले इंजन को तैयार कर लिया और जून 2024 में इंजन को लैंडर में लगाया गया, जिसके साथ कंपनी ने 10 पेलोड इक्विपमेंट्स लैंडर में लगाए थे। और फिर कई प्री लॉन्च इंस्पेक्शन हुए और 15 जनवरी 2025 के दिन इस मिशन को लॉन्च के लिए तैयार किया गया और उसी दिन इसे फ्लोरिडा के नासा के लॉन्चिंग पैड कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया, जिसमें इसके साथ एक जापानी कंपनी आई स्पेस का तीसरा लैंडर भी भेजा गया, जो मई के महीने में चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि इस मिशन में इसरो के ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 3 की नकल कैसे की गई? तो आपको बता दें कि यह नकल ब्लू घोस्ट के मून ट्रैजेक्टरी यानी पृथ्वी से चांद तक जाने के रास्ते में हुई। अगर आप मून लैंडिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो आप जानते होंगे कि नासा जो है वो हमेशा सीधा रास्ता चुनकर 3 से 4 दिनों में अपने लैंडर को चांद तक पहुंचा देता है। यही काम चीन और रूस भी करते हैं। लेकिन मंगलयान मिशन के दौरान भारत ने पृथ्वी और मंगल ग्रह की ग्रेविटी का फायदा उठाते हुए अपने स्पेसक्राफ्ट को गोल गोल घुमाकर बिना ईंधन के खर्चे मंगल तक भेजा। फिर चंद्रयान 3 मिशन को भी यही तरीका अपनाकर लॉन्च किया गया और करीब 40 दिनों का लंबा सफर तय करके चंद्रयान 3 स्पेस चांद की कक्षा में पहुंचा था, जिसके बाद विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। अब ब्लू घोस्ट मिशन में भी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें इस स्पेसक्राफ्ट ने फ्लोरिडा से उड़ान भरने के बाद पृथ्वी की निचली कक्षा पकड़ी। फिर यह अपनी कक्षा को बड़ी करते हुए पृथ्वी के 4 चक्कर घूमा और मौका मिलते ही चांद तक जाने वाली ग्रेविटी वाला रास्ता पकड़ लिया। फिर चांद के पास जाकर उसके 4 चक्कर लगाते हुए अपनी कक्षा की छोटी करता गया और आखिर में 2 मार्च के दिन मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की, यानी इसे चांद तक पहुंचने में करीब 45 दिन लगे। अब हम इसे कॉपी कहें या इंस्पिरेशन, ये
आप तय कीजिए। लेकिन ये बात तय है कि भारत द्वारा खोजी गई स्पेस मिशन टेक्निक्स काफी सटीक और सस्ती होती हैं, इसलिए अब अमेरिका भी भारत की कॉपी करने लगा है। वहीं जापान का जो लैंडर चांद की तरफ बढ़ रहा है वो भी यही तकनीक अपना रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड में कितनी आगे बढ़ चुकी है। अब ब्लू घोस्ट मिशन की लैंडिंग की बात करें तो इसने चांद के उत्तर पूर्वी हिस्से में मेयर क्रीसियम नाम के एक हजारों साल पुराने वॉल्केनिक डॉम यानी ज्वालामुखी के आकार की पहाड़ी के पास लैंडिंग की है, जिसके तुरंत बाद इसने अपनी एक हल्की सेल्फी भेजी जिसमें इसके कैमरे पर पड़ रही सूरज की धूप साफ दिख रही है। जिसके बाद इसने अपने शैडो की फोटो भेजी जिसमें चांद के आसमान में पृथ्वी बिल्कुल छोटे चांद जैसे गोले की तरह चमकती दिख रही थी। फिर चांद पर होने वाले सूर्योदय को भी पहली बार कैप्चर किया और तो और अपने उपकरणों की वर्किंग का वीडियो भी भेजा। अब तस्वीरें तो ठीक हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये मिशन न सिर्फ नासा बल्कि पूरी दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, इस मिशन की सफलता से बाकी प्राइवेट कंपनीज भी अपने मून लैंडिंग मिशन करने के लिए आगे आएंगी और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो भी भारत में ऐसी ही प्राइवेट स्पेस कंपनीज खड़ा करना चाहती है ताकि स्पेस मिशंस बैक टू बैक हों। क्योंकि अब क्या होता है कि इसरो एक वक्त पर सिर्फ एक मिशन पर काम कर सकती है, जहां पहले चंद्रयान 2, फिर चंद्रयान 3, अब गगनयान। लेकिन अगर कई कंपनीज होंगी तो ये मिशन जल्दी होंगे और हम तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। इस फायदे के अलावा मिशन के टेक्निकल बेनिफिट्स की बात करें तो ब्लू घोस्ट मिशन में नासा के 10 पेलोड इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं जो चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाने में इसकी मदद करेंगे। जैसे कि इसमें एक खास वैक्यूम क्लीनर लगाया गया है जो चांद की मिट्टी को टेस्टिंग के लिए खींचकर बाकी इक्विपमेंट्स तक पहुंचाएगा और ये लैंडर के ऊपर चांद की खुरदुरी और नुकसानदायक धूल को भी हटाएगा। इससे नासा के ऐतिहासिक अपोलो मिशन के दौरान वहां गए अंतरिक्ष यात्रियों की स्पेस सूट और उपकरणों को पूरी तरह से ढक दिया जाएगा और उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। इसके अलावा इसमें एक ड्रिल भी लगी है जो चांद की सतह से 10 फीट यानी 3 मीटर की गहराई तक गड्ढा करके वहां टेम्परेचर यानी तापमान को रिकॉर्ड कर सकती है। इस तरह इसमें लगे 10 पेलोड अगले 1 लूनर डे तक काम करेंगे और फिर ब्लू घोस्ट लैंडर हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएगा। आपको बता दें कि एक लूनर डे पृथ्वी के 14 यानी 2 हफ्तों के बराबर होता है और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने भी चांद पर इतने समय तक काम किया था। हालांकि भारत ने विक्रम लैंडर के साथ 6 पहियों पर घूमने वाले रोबोट को भी चांद पर भेजा था जिसने चांद की सतह का दौरा करते हुए कई रहस्यों से पर्दा उठाया था। लेकिन उस रोबोट का नाम क्या था वो आप हमें कमेंट में बताइए। खैर, ब्लू घोस्ट मिशन पर वापस आए तो कंपनी ने इसका नाम अमेरिकन जुगनू की एक दुर्लभ प्रजाति के नाम पर रखा है और इसरो के साइंटिस्ट इस लैंडर की बनावट को काफी अच्छी बता रहे हैं जो एक तरह से विक्रम लैंडर जैसी है, लेकिन इसका आकार विक्रम से काफी अलग है। इस लैंडर ने करीब 2.8 मिलियन मील का सफर तय किया है और 28 GB डेटा अपने कमांड सेंटर में भेजी है जिसे वैज्ञानिक एनालाइज कर रहे हैं। इस मिशन की सफलता के बाद फायरफ्लाई कंपनी 9 और ब्लू घोस्ट मिशन लॉन्च करेगी जो नासा के कई पेलोड्स को चांद तक पहुंचाएंगे जिनका इस्तेमाल बाद में आर्टेमिस मिशन के दौरान ह्यूमन कॉलोनी बनाने के वक्त भी किया जाएगा। क्योंकि ये लैंडर अपना 14 दिन का मिशन पूरा करने के बाद बंद हो जाएंगे, धरती पर वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन हाँ, एक मिशन है जो धरती पर वापस आएगा और वो है इसरो का चंद्रयान 4 जिसमें एक ऐसा रोबोटिक आर्म लगाया जा रहा है जो चांद की सतह को खोदकर वहां की मिट्टी कलेक्ट करेगा और उसे कैप्सूल में पैक करेगा। फिर चंद्रयान 4 का लैंडर चांद की सतह पर वापस उड़ान भरेगा और फिर से इतना लंबा सफर तय करके पृथ्वी पर लैंड करेगा और इसरो चंद्रयान 4 को 2027 में लॉन्च करेगी। तो दोस्तों, क्या भविष्य में हम इंसानों के लिए चांद पर जाकर बसना अब मुमकिन हो पाएगा या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके 2100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और स्पेस साइंस से जुड़ी ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।